हम इतनी स्टोरीज सुन रहे हैं आजकल कि एआई से ओवरनाइट लोग पैसा बना रहे हैं। हाउ मच इज द हाइप एंड हाउ मच इज रियलिटी? टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, साइड हसल भी अगर कोई करना चाहता है तो वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बट ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आप बिलियंस बना रहे हो। टिपिकल पाथ क्या है एआई स्टार्टअप का? कितने साल में रेवेन्यू अच्छा बन जाता है एंड इट बिकम्स प्रॉफिटेबल? तो अगर साइड हसल करने ये चीजें कर दी तो आप पैसा डे वन से बना सकते हो। तो मे बी 10 से 50 लाख या 5 से 15 लाख का मंथली रेवेन्यू। एंड व्हाट मोस्ट पीपल फॉरगेट है, इस पे खर्चे भी बहुत है। हाँ, मैं उसी पे आने वाला था कि हर एक साइड हसल जो है वो मेन स्ट्रीम बननी शुरू हो जाएगी। 2 लोग की 10 लोग की टीम जो है वो इतना पैसा कमाना शुरू कर देंगे क्योंकि दे विल बी एबल टू बिल्ड एंड लेवल एप्लीकेशंस। आजकल हम हर जगह सुन रहे हैं कि एआई से लोग मिलियंस कमा रहे हैं, बट सच क्या है? आर फाउंडर्स रियली मेकिंग मनी थ्रू एआई या ये सिर्फ एक हाइप है? इस बात का प्रैक्टिकल जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं अभय टंडन। वो इनोवेटर हैं, एंजल इन्वेस्टर हैं और स्टार्टअप बिल्डर हैं। अभय इंडिया के एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम के एक नोन फेस हैं। मतलब अगर कोई एआई के असली नंबर्स और असली फैक्ट्स के बारे में हमें बता सकता है तो वो अभय हैं। आइए मिलते हैं अभय से। तो अभय, सब कोई कह रहा है कि एआई से पैसा बन रहा है। हम इतनी स्टोरीज सुन रहे हैं आजकल कि एआई से ओवरनाइट लोग पैसा बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, बट सच्चाई क्या है? हाउ मच इज द हाइप एंड हाउ मच इज रियलिटी? यार देखो प्रतीक, एआई हैज बीन अराउंड, मतलब काफी टाइम से है एआई, राइट? इफ आई गिव यू द रियलिस्टिक डिटेल्स, 2005 ऑनवर्ड्स एआई चल रहा है, राइट? 20 साल हो गए एआई को। एआई इवॉल्व करते जा रहा है। मैंने 2015 में भी एआई स्टार्टअप्स के साथ पीओसीज करे हुए हैं। व्हेन आई वाज अ टारगेट, तब भी 2016 में भी करे, 17 में भी करे, 18 में भी करे, ऑनवर्ड्स किया है, ठीक है? देयर वर कंप्यूटर विजन स्टार्टअप्स देन आल्सो व्हिच आर यूजिंग एआई मॉडल्स। इट हैज इवॉल्व्ड फर्दर। टुडे इट्स बिकम अ वेरी हाउसहोल्ड नेम। सब जानते हैं उसके बारे में बिकॉज चैट जीपीटी आ गया थ्रू ओपन एआई। अब सब लोग एआई करने लग गए हैं, राइट? बिकॉज इट हैज डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस बेसिकली, मतलब सबके पास बहुत आसानी से आ गया, सब कुछ को यूज कर पा रहे हैं। तो एआई एज अ टूल हमेशा से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते आया है। डिफरेंट लेवल की कैपेबिलिटी से प्रॉब्लम सॉल्व करी है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के आने के चक्कर में अब काफी प्रॉब्लम्स और ज्यादा सॉल्व होने लग गई है। बट मेरे हिसाब से कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती है। ये जो आप बोल रहे हो, हाइप है, हुआ है, जो भी बोला उसको, दिस इज ऑल इट इज, राइट? पीपल मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि यार ये हुआ है, वो हुआ है, ब्ला 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 ब्ला। होता उतना तेजी से नहीं है। ओके, यस, कंपनीज आर मेकिंग मनी, एआई में पैसा है, फॉर श्योर है, बट उसको फाउंडेशन लेवल से बनाने के लिए टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, साइड हसल भी अगर कोई करना चाहता है तो वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बट ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आप बिलियंस बना रहे हो। आई गिव यू सम एग्जांपल्स। इफ यू लुक एट, हम सिंस वी टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी, ओपन एआई की बात करें हम लोग, तो ओपन एआई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 12 बिलियन एनुअलाइज्ड रेवेन्यू पे पहुंच चुका है एज ऑफ जुलाई। एनुअलाइज्ड रेवेन्यू 12 बिलियन, बिकॉज इट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों को कंबाइन कर दिया, स्केल हो गया, मोड डेवलप हो गया, तो उसका प्लेटफॉर्माइजेशन भी हो गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर ही रहा है। बट इसके ना बहुत सारे कॉस्ट एसोसिएटेड है, बहुत बड़े बड़े कॉस्ट एसोसिएटेड है। द सेम थिंग इफ यू लुक एट एंथ्रोपिक, उसने भी आई थिंक अभी लास्ट मंथ ही रिलीज किया है दैट उनका $5 बिलियन एनुअलाइज्ड रेवेन्यू हो गया। $5 बिलियन, राइट? बट वो कल की कंपनी नहीं है, मतलब इट्स नॉट ओवरनाइट। इवन इफ यू लुक एट मिड सेगमेंट, मिड जर्नी ने बहुत मेहनत करी है to get people to use Mid Journey for image generation, right? Platformization करा, उनका consumer mode बहुत strong बना दिया उन्होंने। Over a period of time, I think Mid Journey भी काफी decently किए। DeepL translation layer, उन्होंने कुछ 185 मिलियन का transactions करे थे, दिखाए थे, मतलब 185 मिलियन का annual revenue दिखाया था 2024 में। अब वो लोग भी काफी टाइम से करने की कोशिश कर रहे हैं और eventually you build out a moat and then do it. Indian startups भी आप देख लो। If you look at healthcare में या health tech में Q.ai है, right? Visa है, legal में SpotDraft है, ऐसे करके काफी है। इन्होंने भी पैसा बनाना शुरू कर दिया है, बट ये कल से नहीं बना रहे। ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होता है। They have been doing it for a while. मेहनत बहुत लगती है, बनाना इतना आसान नहीं है। और अगर आप सिंपल एक रैपर बना दो ना, एक थिन लेयर रैपर, एंड यू थिंक कि उससे पैसा बन जाएगा,
तो वो बहुत ही शॉर्ट लिव बबल होता है। हाँ। वो ओवरनाइट सक्सेस में आप इट्स ऑल्सो सब्जेक्टिव ना, किसका सक्सेस जो है वो दूसरे का सक्सेस नहीं होता। आपने 5 लाख रुपए बना लिए किसी ने, वो बोलते यार देखो मेरे तो पैसे बन गए। 5 लाख अगर आप उसको सक्सेस बोल रहे हो तो ठीक है, वो शायद आपकी सक्सेस होगा, राइट? सही बात, करेक्ट। बट आज की दुनिया में अगर बॉम्बे में जाते हो तो एक पान वाला जो है वो 1 करोड़ की सेल्स कर देता है यार। हाँ, तो 5 लाख है सक्सेसफुल, 1 करोड़ है सक्सेसफुल, व्हाट इज सक्सेसफुल मुझे नहीं पता, वो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, बट मेरे हिसाब से ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। करेक्ट। तो आप बोल रहे हैं ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। एआई से काफी चीजें सुधरी हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, काफी काम जल्दी हो रहा है, लेकिन फिर भी द सक्सेस ऑफ मिलियंस जो लोग दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, आई थिंक मोस्ट ऑफ इट ओवरनाइट नहीं है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। बट आप इन्वेस्टर भी रह चुके हैं, यू हैव बीन अ एंजल इन्वेस्टर इन लॉट ऑफ कंपनीज, तो एक टिपिकल पाथ क्या है एआई स्टार्टअप का? कितने साल में रेवेन्यू अच्छा बन जाता है एंड इट बिकम्स प्रॉफिटेबल? सी आई थिंक डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट जर्नीज होती है, पर अगर मेरे को उसको बकेट करना पड़े तो अगर आप 12 to 18 या 12 to 24 मंथ्स का अर्ली स्टेज आप माने बनाने के बाद, तो अगर आप एक API टाइप ऑफ AI स्टार्टअप लेवरेज कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मे बी 10 से 50 लाख या 5 से 15 लाख का मंथली रेवेन्यू, मंथली रेकरिंग रेवेन्यू इज फीजेबल। अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर का मंथली रेवेन्यू जा रहा है MRR, वो थोड़ा बबलिश है। ओके, हो सकता है, बट मंथली रेकरिंग रेवेन्यू इन द 12 to 18 मंथ जर्नी, अगर आपका 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है API यूज करके, तो थोड़ा सा मेरे को वो डाउटफुल लगेगा, एज आउटलायर लगेगा कि बहुत ही कुछ अच्छा तगड़ा है। इफ यू आर गोइंग इनटू वर्टिकल SaaS नीश वेयर आप एक पर्टिकुलर KPI को टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल क्लेम्स, आई हैव इन्वेस्टेड इन अ स्टार्टअप कॉल्ड Saarthi.ai, वो वॉइस टेक यूज करके क्लेम्स को वो टारगेट करते हैं। जो भी NBFCs, बैंक्स एटसेट्रा जो लोन्स देते हैं और वो लोन्स को आपको रिफंड लेना है वहां से, दे टारगेट दैट। सो वेरी स्पेसिफिक रिकवरी रेट्स आर बीइंग टारगेटेड यूजिंग वॉइस टेक enabled with AI। वंडरफुल। वर्कफ्लोज उनके बहुत सॉलिड है, डोमेन स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा है उनकी। इन दीज काइंड ऑफ niches where you are targeting specific KPIs, उसमें you can talk about 50 lakhs to 2 crores of MRR, right, in that 12 to 18 month or 18 to 24 month journey। वो नॉर्मल है उस स्पेस में? उस स्पेस में नॉर्मल है, और वो एक्चुअली काफी अच्छा नंबर है, राइट? मतलब if you're talking about 1 crore MRR also, you're talking about $120,000 MRR, right, which means you, and it will potentially increase also, but even then you're talking about 1.5 million ARR in a span of less than 2 years. That's not bad, correct, right? But वो vertical niches है, right? So it depends upon which kind of model you are developing, what is the industry intent or domain expertise that you're bringing in, how much of that capability is your own as a moat versus borrowed capabilities, and what most people forget is कि खर्चे भी बहुत है। हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। हाँ, तो मतलब रेवेन्यू अलग है, प्रॉफिट अलग है। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा बहुत लगता है। लोग रेवेन्यू की बात करते हैं, बोलते हैं मैंने इतना MRR कर लिया या ARR कर लिया, और उसको प्रमोट करते हैं, जिससे और लोग भी देखते हैं, सोचते हैं यार AI से पैसा बन रहा है। लेकिन खर्चे जो हैं, लोग आई हैव ऑफन नॉट सीन पीपल टेलिंग कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा हुआ। अगर रैपर बना रहे हैं चैट जीपीटी का, तो चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन, मे बी अगर आप अपना सर्वर ले रहे हैं, तो वो सब खर्चे जो हिडन कॉस्ट हैं, वो थोड़ा बताइए। बहुत है, मतलब AI में टू बी ऑनेस्ट, ये लोगों को बात ज्यादा करनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इस पे क्यों कम बात करते हैं मुझे पता नहीं, बट जैसे अगर आप देखो OpenAI, Anthropic, इनके मॉडल्स की प्राइसिंग डायनेमिक है, तो वहां पे देख सकते हो। सेकेंड थिंग इज, मोस्टली लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा जो कॉस्ट है, सबसे मतलब ऑब्वियस कॉस्ट जो है वो GPU है, राइट? ऑफ कोर्स है, कंप्यूट कैपेबिलिटीज फ्रॉम GPU आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ मेजर कॉस्ट साइड। तो उसके अलावा भी बहुत सारे कॉस्ट आते हैं, राइट, इन दैट जर्नी। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज token creeps. Token creeps is nothing but token cost. Creep I call it, or most people refer to as token creeps, because वो ऐसा hidden cost है जो आपको पता ही नहीं चलता कब आपके बजट इतने बिल्कुल हिला देता है, मतलब बिल्कुल हिला देता है। It shoots to the sky and you don't even know what has happened, because आपने मॉडल तो ले लिया Anthropic से या OpenAI से या किसी और से, अब उसके बाद
इफ यू रिमेम्बर जब ये गिबली स्टूडियो वाला भी आया था, हाँ राइट, हाँ यार हर एक इंसान हेलो वो एक टोकन तो यूज हो रहा है वहां पे, दिस इज टोकनॉमिक्स एट द बैक एंड, राइट, yes. कि फॉर एवरी इनपुट टोकन व्हिच अ कंज्यूमर यूजेस Correct. फ्रॉम एन एप्लीकेशन लेयर टू आस्क अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछने के लिए तो एक इनपुट तो जा रहा है, वो टोकन तो यूज हो रहा है और टोकन पीछे उसका टोकन का कॉस्ट लग रहा है। Yes. अब उसके ऊपर आप जितनी डिटेलिंग में आप जाओगे, जितना बड़ा आप एजेंट्स क्रिएट करोगे, वर्कफ्लोज करोगे, यू विल सडनली रियलाइज कि वो टोकन यूटिलाइजेशन इज मैसिव। एक सिंपल टोकन कैन कॉस्ट यू लेट्स से अराउंड 8-9 सेंट्स, राइट, इनपुट आउटपुट टोकन। सो फॉर एवरी क्वेरी, स्मॉल क्वेरी, बेसिक क्वेरी, हेलो क्वेरी जिसका कोई यूज भी नहीं है, दैट्स नॉट इवन वैल्यू रिटेंशन, राइट, उसके भी 8-10 सेंट्स लग रहे हैं। बट अगर वही चीज आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज डालोगे विद एजेंट्स कमिंग इन, वर्कफ्लोज बिकमिंग डीपर, तो इट कैन शूट अप टू ऑलमोस्ट $1.5 to $2 पर क्वेरी। तो आप एक तरफ से कंज्यूमर मोड तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, बट दिस कॉस्ट इज वेरी हेवी, which is something that sometimes you don't realize and you are like यार मतलब मैंने इतना फैक्टर इन नहीं किया था। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट हेड आ जाता है जो लोग, that's why I think ये हिडन वाला क्वेश्चन में बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि ये लोग इतना एंटिसिपेट नहीं कर पाते, एंटिसिपेट नहीं करते हैं, करेक्ट, राइट। कई बार वायरल हो जाती है कोई टूल एंड सडनली अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग इट, उसके बाद आपकी क्वेरीज बढ़ गए, टोकन यूटिलाइजेशन बढ़ गया, आपको पैसा तो आपको भरना है ना आगे, यस, तो वो हो जाता है। सेकंड थिंग इज AI इज सो fundamentally important today in today's day and age and the workflows that we build today around us, कि उसके अंदर there's a lot of data cleaning, data labeling, protection from any kind of hacks, right, evaluation of the models, re-evaluation of those models. There's a lot of work that goes into IP protection, right, licensing data. Beach mein there have been cases that have happened in US that you have trained on people's faces and stuff like that. Now you have to license a lot of data as well, right? ये सारी चीजें, जेल ब्रेक मिटिगेशन, ये सारी चीजें अगर आप फैक्टर इन करो तो इसके अंदर बहुत फंडामेंटल कॉस्ट जाते हैं to even build out a meaningful model. तो ऐसे if you look at some of these costs, then you spoke about servers and all that, right? There's so many other costs that come in. Correct. that we don't sometimes anticipate as big cost. हम लोग को लगता है GPU का cost है, तो GPU का cost तो है ही है, but ये बाकी cost भी कोई छोटे cost नहीं है. If you consolidate them, it becomes a sizable chunk, and that is why a lot of times startups have failed, and specifically in the journey between 2020 to 24, a lot of companies who are on a good path have failed because investors have not shown tremendous backing there. उनको लग रहा है यार तुम बोल तो रहे थे ये बना दोगे वो बना दोगे, बट फेल क्यों हो रहे हो, पैसा इतना क्यों जा रहा है, बार बार पैसा क्यों रेज कर रहे हो? क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल सोल्यूशन बनाना है तो इनिशियल कॉस्ट और कैपेक्स वुड बी हायर with these things, and infrastructure costs will be higher. You eventually pivot to a place where it becomes much more unit economics positive. Right. स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में पैसा डालना पड़ेगा अगर आपको कुछ फंडामेंटल बनाना है, या फिर आप वो रैपर बना के जियो, बट दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. And that's a very जुगाड़ू solution. हाँ, मैं आऊँगा उसमें, बहुत डिटेल में मैं आऊँगा, लेकिन आपने सही बताया, क्योंकि मुझे याद है मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें सैम ऑल्टमैन ही बोल रहे थे कि वो हाई हेलो के जो टोकन्स होते हैं दे आर कॉस्टिंग OpenAI millions of dollars. बिल्कुल. तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो है, मतलब खासकर इंडियंस का मैंने देखा है, तहजीब नाम की जो चीज होती है, चलो AI है, बाद में पता चला AGI बन गया. मैं तो एटलीस्ट सोचता था कि इवेंचुअली इट बिकम्स AGI, artificial general intelligence, and that's where I've been a badass, or if I've been a difficult person to deal with AI, how will it react to me? तो अभी से ना तहजीब से बात आगे पता नहीं किस फॉर्म में आ जाएगा. तो आपने, जैसे मैंने बोला, आपने बहुत सारी AI स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया, आपने 2-3 स्टार्टअप्स के नाम भी लिए. तो AI बेस्ड अभी तक जो आपके एक्सपीरियंस में है, कौन सा मॉडल है AI बेस्ड मोनेटाइजेशन का जो स्टार्टअप्स भी यूज कर रहे हैं, फाउंडर्स भी यूज कर रहे हैं, और अगर कोई साइड हसल चलाना चाहता है वो भी यूज कर सकता है? डिफरेंट मॉडल्स है. एक तो सबसे ऑब्वियस जो भी को दिखता है वो रैपर मॉडल है, राइट. बाकी इंडिया में स्पेसिफिक मॉडल जो बहुत ज्यादा चलते हैं, विच इज द सर्विसेज टू प्रोडक्ट मॉडल. ओके, एक मिनट, तो रैपर मॉडल पे थोड़ा सा ना हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये इसका मतलब क्या है सिंपल भाषा में. सिंपल भाषा में ये है कि हम लोग जो कोर फंडामेंटल मॉडल्स है, जैसे OpenAI के मॉडल्स हैं, एंथ्रोपिक के मॉडल्स है, और दूसरे डिफरेंट कंपनीज के मॉडल्स जो
बनाए हैं उस मॉडल को लेवरेज करते हैं, लाइसेंस करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं कि अब आप हमारे पास आओ और कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, हम जवाब दे देंगे। बट उन्होंने अपना एक यूनिक कुछ डोमेन तो बनाया नहीं है। उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स को कनेक्ट कर दिया है। ये मॉडल से आप रीजनिंग बेटर कर सकते हो, इससे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस बेटर कर सकते हो, इससे आप कंटेंट बेटर क्रिएट कर सकते हो। आपने उन सबके मॉडल्स को लाइसेंस करके अपने पास ले आए और आप बोलो कि अब अपना क्वेश्चन पूछ लो, राइट। कुछ लोग उसको थोड़ा सा और डोमेन स्पेसिफिसिटी ले आते हैं, बट इन माय ओपिनियन दोज आर नॉट द स्टार्टअप्स जिसमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहता हूँ। ओके, राइट। एप्लीकेशन लेवल को सॉल्व कर रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। लॉन्ग हॉल पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मोट रहेगी, एक्सेप्ट फॉर अगर आप परप्लेक्सिटी टाइप मॉडल देखो तो उन्होंने अपना एक मोट क्रिएट कर दिया, बट बिल्डिंग कंज्यूमर मोट। बट कैन दे बी डिसरप्टेड? मुझे लगता है कि दे कैन बी डिसरप्टेड। मुझे उसमें बहुत कोई यूनिक फैक्टर नहीं लगता है आज कि इतना यूनिक है कि वो डिसरप्ट नहीं हो सकता। परप्लेक्सिटी में आई थिंक दे कैन बी डिसरप्टेड। ओके, एनीवन हु कैन थ्रो इन मोर मनी कैन डिसरप्ट देम। फंडामेंटल मॉडल्स बनाना बहुत मुश्किल है। ओके, राइट। सेकंड थिंग आई थिंक इज API मॉडल्स आर अगेन फेयरली कॉमन। थर्ड आई टोल्ड यू इज दैट सर्विस टू प्रोडक्ट मॉडल इंडिया में बहुत चलता है। इंडिया में यू स्टार्ट सेलिंग सर्विसेज, देन यू रियलाइज कि वो सर्विसेज चल रही है, आपने बहुत सारी केस स्टडीज बना ली है, अब उसको रिपीटेबिलिटी के चक्कर में आपने एक IP बना दी कि ये IP मेरी है, उसको आप प्रोडक्टाइज करते हो एंड देन यू सब्सक्राइब, यू गो टू अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। वो चीज इंडिया में काफी चलने वाली है बिकॉज ये एप्लीकेशन लेयर इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल मॉडल्स इंडिया में भी बन रहे हैं, नॉट सेइंग दैट, कम बन रहे हैं बट बन रहे हैं। फंडामेंटल मॉडल्स बनाने में पैसा और टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, R&D बहुत ज्यादा जाता है, राइट। तो लोग जो है एप्लीकेशन लेयर पे जल्दी काम करते हैं इंडिया में, एंड व्हिच मेक सेंस बिकॉज इंडिया का जो डेमोग्राफी इतना वास्ट, इतना डाइवर्स है कि एप्लीकेशन लेयर भी बहुत जरूरी है। तो वो जो है सर्विस टू प्रोडक्ट IP सब्सक्रिप्शन मॉडल, that will also work well. Okay. Then I think मेरा जो fundamental trust है वो सबसे ज़्यादा है SaaS based models in vertical niches. Okay. For example, HR. Someone can draft HR policies, HR tools, end-to-end understanding about a particular domain or a particular industry. Or if you take legal, SpotDraft is a fantastic example who has done superbly well from India and now globally as well. They have huge number of global clients on the legal tech side, leveraging AI, right? If you look at Sarthi, which was into claims processing, so there are lots of these kind of companies, of Visa and Q.AI and Health Tech, who have done tremendously well, and I think they will continue to do well because vertical niches में आप एक generic wrapper नहीं बन रहे हो. Now what you are saying is कि you have identified a wedge, a very clear problem statement. You have created a very detailed workflow around that, and then you are able to demonstrate and link that to a win, which is in the form of a very measurable KPI. Okay. Collection rates, average handling time, and so on and so forth. तो बहुत clear है, right? तो वो मॉडल जो है जिसमें ये तीन चीजें clearly impact करेगी, which is what I refer to as a 3W model, which is your wedge. Wedge is nothing but a very unique problem statement, a very acute problem in a full workflow. Second is you build out a detailed workflow around that fully. मतलब you don't want to be having a patch जो पूरा बना दिया है. And the third is that you are able to measure the win through very specific KPIs. और इस KPI के impact से is impacting a particular business unit within an organization, enterprise, a consumer who is ready to pay for it. Right? It is also referred to as 3M model also. 3W का 3M कर दिया, which is how big is the market? Is there a market potential there? Right? अगर market potential है तो आगे ये 3W work कर जाएगा. Second is the moat. What is your distribution? What is your unique IP strength on the workflows? Right? So अगर वो होगा तो ये आगे बढ़ पाएगा. So this is how I think of this as a framework, and I think this can really create impact. And for the side hustle thing. It's a tricky space to be in. Given I don't think so side hustles can be very easy in AI, but it has changed my opinion over the last 1 year or so. ऐसा क्यों? मतलब जो आप क्वेश्चन पूछे ना ओवरनाइट सक्सेस, अब मैं भी वो स्टोरीज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ओवरनाइट सक्सेस हो रहा है. अब ओवरनाइट नहीं हो रहा, बट आई थिंक दे कैन बी मिनी वर्कफ्लोज दैट कैन बी क्रिएटेड. फॉर एग्जांपल इफ यू टारगेट इंडिया में SME मार्केट बहुत ह्यूज है,
not many people targeting SME population in India. There are companies, खाता बुक हो गया, ये सब हो गया, but अब there's a scope for doing a lot more in that space. For example, you create a workflow, automation workflow for WhatsApp CRM integration. This can be done as a side hustle as well. Right. आप इनवॉइसेस ऑटोमेशन कर सकते हो, इंश्योरेंस क्लेम्स ऑटोमेशन कर सकते हो. तो यू गोइंग आफ्टर स्मॉलर पीसेस विच मोस्ट लार्ज कंपनीज विल थिंक ऑफ एज फीचर्स, बट आपने यहाँ पे उसको एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ के उसको ऑटोमेट कर दिया, एंड यू मेक इट वेरी इजी टू एक्सेस दैट, वेरी इजी टू इंटीग्रेट दैट इन योर वर्कफ्लोस फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. तो वो लोग दे कैन नॉट अफोर्ड द लार्जर टूल्स, बिगर कॉन्ट्रैक्ट्स. तो अगर इस साइड हसल में हमने ये चीजें कर दी तो आप पैसा डे वन से बना सकते हो. मतलब डे वन तो चलो से सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ से बना सकते हो. ठीक है, ये फ्रेमवर्क आपने बहुत अच्छा बताया. लेकिन ऐसी कौन सी टॉप 3 मिस्टेक्स हैं आपके एक्सपीरियंस में जो दैट आर किलिंग एआई स्टार्टअप्स? लैक ऑफ बजटिंग, जो मैं बोलता हूँ हिडन कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है. कई बार इंसान उसको फैक्टर नहीं कर पाता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है. दे आर नॉट फोकस्ड ऑन the token economics. They're not focused on understanding that it will kill them if not done well. Second, I think would be veg आपको clearly नहीं मिल रहा. Veg is a problem, right? If you are not able to find that veg properly, और आपको लग रहा है कि मैं एक workflow automate कर देता हूँ, it's a tricky complex workflow, मैं उसको automate करता हूँ but veg नहीं है उसमें. So a lot of people have this misconception that it will have a very strong बाइंग. नहीं होता है. वहाँ पे भी बहुत फेलियर चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ गुड टू हैव फीचर, नॉट अ मस्ट हैव फीचर. पहले आप उसको आइडेंटिफाई करो, वेज को. अगर आपने वेज को आइडेंटिफाई नहीं करो, अगर आपने वो वेज को आइडेंटिफाई नहीं किया, प्रोडक्ट बना दिया, 1 मिनट के लिए सोच लो कि वो प्रोडक्ट अगर बंद हो गया तो कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, और कोई नहीं चिल्लाएगा, कोई नहीं रोएगा, तो इट्स अ फीचर, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट. आई थिंक थर्ड इज KPI. I would say, in my opinion, I would say the third mistake is KPI. Sometimes your KPIs are not inherently super important to the business, right? जैसे मैंने बोला कि you know when you approach a problem, you say that I will automate customer care, customer experience, FAQs. I will create a bot which will automate FAQs. Right? That's a very high level non-KPI pertaining problem. But if you want to actually solve for it, you should think about breaking it down into a very scientific hypothesis. अब उसको कैसे break करोगे? You are building a bot which will target priority 1 problem statements, priority 1 customer escalations, and reduce average handling time by 20%. Okay. Right? This should be the KPI. This should be the KPI. कि आपके एवरेज हैंडलिंग टाइम जो है, एक तो आपने प्रायोरिटी 1 एस्केलेशंस को मैनेज कर रहे हो, उसको ऑटोमेट कर रहे हो, उसके आपने ड्राफ्ट रिस्पॉन्सेज भी क्रिएट कर दिए. नाउ द ह्यूमन इन द लूप एफर्ट गोज डाउन क्वाइट कंसिडरेबली. उसकी वजह से आप एस्केलेशन को बड़ी जल्दी रिजॉल्व कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको एक फाइनेंशियल इंपैक्ट मिल रहा है. बट एवरेज हैंडलिंग टाइम हियर बिकम्स द बिगेस्ट लेवर टू टारगेट. अगर आपने उसको कर दिया टारगेट, और ये आपने एक्सप्लेन किया है, तो जो आपकी कस्टमर एक्सपीरियंस टीम ऑफ दैट कंपनी जो है, वो फिर पैसा आपको ज़्यादा देगी. वो बोलेगी नहीं यार, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है. राइट? तो ये कई बार गलतियां यहाँ होती है कि आप उसको बहुत हाई लेवल पर कर देते हैं कि वील ऑटोमेट कस्टमर एक्सपीरियंस और वील ऑटोमेट कस्टमर केयर एस्केलेशंस. You are not just automating the escalations, you are automating priority 1 escalations and you are reducing average handling time by 20%. एंड आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट में क्षमता होनी चाहिए कि वो आप 4 से 6 हफ्ते में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सको. नो वन वांट्स टू वेट फॉर 6 months टू मेजर द आउटकम्स. वो समय तो अब चला गया. वो समय चला गया. POC एंड बिग पायलट्स, प्रूफ्स आपको देखने हैं. ये जो है, आई थिंक आर सम ऑफ द ऑब्वियस मिस्टेक्स दैट आई सी पीपल मेक मोर ऑफन देन नॉट. ऑब्वियसली देयर सो मेनी मोर, बट अभी टॉप ऑफ माइंड ये 3 आ रहे हैं. तो आपने बोला KPIs ऐसी होनी चाहिए जो बिजनेस इंपैक्ट करें, कॉस्ट रिडक्शन करें क्लाइंट का, कस्टमर का, तो ही उसमें फायदा है. तो मैं आपसे पूछूंगा, आपकी KPIs क्या है व्हेन यू इवैल्यूएट अ स्टार्टअप फॉर फंडिंग?
I look at multiple KPIs, right? A normal startup or AI startup, that's also AI startup. AI AI की बात कर रहे हैं तो AI startup. AI startup. First, I will tell them to show me a very strong friction point or pain point. अगर pain point होगा तो या प्रॉब्लम बनाओ, नहीं तो प्रॉब्लम बनाओ. जो मैं वेज बोल रहा था ना, हाँ. पेन पॉइंट दिखाओ, शो मी कि उसके अंदर मार्केट पोटेंशियल है, व्हाट इज द टैम सैम सॉम, व्हाट इज रियलिस्टिक टैम सैम सॉम. देन आई विल आस्क देम टू गिव मी एंड शो मी कि आपके डेटा सेट्स है कि नहीं है. मतलब आई एम गेटिंग इनटू स्लाइटली ग्रैनुलरिटी. पर टेक साइड पे आऊंगा तो मैं उनसे डेटा सेट्स मांगूंगा. डेटा सेट्स कितने आपने रैंडमली जनरेट करके लिए वर्सेस एक्चुअल डेटा सेट्स के. अब जैसे आप एग्जांपल लो इनवॉइस ऑटोमेशन का, आपने 50 पीडीएफ बना के डाल दिए डेटा सेट में, एक्सट्रापोलेट कर रहे हो. जब रियल मेसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आएंगी ना, जो एक्चुअल इश्यूज आते हैं, वहां पे आपका मॉडल फेल कर जाएगा. तो आपके पास एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल मार्केट बाय इन है, एक्चुअल प्रॉब्लम है. देन आई विल आस्क देम कि इसमें यूनिक आपका क्या है. वर्क फ्लो जो आप डेवलप कर रहे हो वो वर्टिकल नीश में है या एपीआई कॉल्स है, क्या है उसमें, आपका मोड क्या है, हाउ विल यू डेवलप दिस एंड हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट दैट, राइट. सो मेरे दिमाग में वो लॉजिकली पूरा एक फ्लो ऐसे जा रहा है. वंस आई अंडरस्टैंड देयर इज अ मोड, देन आई विल प्रॉब्ली कॉल अप अ फ्यू ऑफ माय नोन पीपल इन द विसिनिटी इन द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, और डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द टीजी इज फॉर देम, उनको कॉल करके मैं पूछूंगा यार ये चीज आपको कितना सॉल्व करके देगी. तो आप क्रॉस वेरीफाई करते हैं. क्रॉस वेरीफाई करूंगा मैं. वो बोलेंगे यार प्रॉब्लम तो सॉल्व है, ये प्रॉब्लम है, इस टाइप का सोल्यूशन सॉल्व कर देगा. तो मैं उनको बोलूंगा एक पायलट करवा दो यार. अब उतने कॉन्टैक्ट्स सालों में बन गए तो मैं उनको बोलूंगा एक पायलट ट्राई कर ले. आई टेल दीस गाइस कि यार तुम लो कॉस्ट में करके देखो एक बार, आपको एक रियल क्लाइंट मिल सकता है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्च्यून 50, फॉर्च्यून 100, फॉर्च्यून 500 कंपनीज. अगर वहां पे पायलट सक्सेसफुल हो गया तो आई एम वेरी श्योर दैट दिस इज गोना बी बिग. वंडरफुल. तो वो पूरा एक लूप होता है. दैट इज व्हाई you know there are investors who either have so much of innate clarity that they can take a call in one meeting, or they do believe in spray and pray. मैं दोनों नहीं कर पाता हूँ. Unfortunately or fortunately, it takes me a few weeks to a month or so to really get deeper into it, right? And once I go deeper into it and I know कि ये चीज़ प्रॉब्लम सच्ची में है, ये वेज है, यहाँ पे there's willingness to pay for it, there's a proper market, there's a proper workflow that is being created, there's a proper moat and distribution, तो मैं फिर create कर दूँगा. और at least I see that the founders have the potential to do that. They at least have the clarity of thought and intent, because AI startup कोई भी बना सकता है. वाइब कोडिंग हर एक इंसान करता है. करेक्ट. राइट. सो कोई भी आप प्रोडक्ट बना सकते हो, आप बना सकते हो, बट पीपल शुड हैव द क्लैरिटी ऑफ बिल्डिंग दिस होल मसल. इफ यू आर एबल टू बिल्ड दिस होल मसल एंड हैव द क्लैरिटी ऑफ थॉट, तो मैं उनको अर्ली स्टेज में बैक करने के लिए बहुत ओपन होता हूँ. ओके. एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि लॉन्जिविटी पे कितना फोकस रहता है, क्योंकि आजकल देखिए, क्योंकि एआई की वजह से पीओसीज भी जल्दी हो रहे हैं, वाइब कोडिंग की वजह से एप्स मिनट्स में बन जाते हैं. तो एक कॉन्सेप्ट या फाउंडर्स के दिमाग में ये रहता है कि जल्दी बनाओ, जल्दी बेचो और जल्दी निकलो. सो वो लॉन्जिविटी का क्या वो भी फोकस रहता है फंड करते वक्त या डिसाइड करते वक्त? मेनली होता है, यू नो, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन स्क्रूइंग ओवर द सिस्टम. बहुत लोग हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, VCs, वो थिंक यार पैसा डालो, वैल्यूएशन बढ़वाओ, बाद में एग्जिट ले लो. व्हाट समटाइम्स पीपल मिस आउट इज कि इस टाइप की मेंटालिटी से पूरा इकोसिस्टम खराब होता है. रिमेंबर 2021 में SaaS स्टार्टअप्स का 50x वैल्यूएशन होता था ऑफ देयर ARR. इलॉजिकल फॉर मी. क्या बेवकूफियत है. मतलब यू आर सेइंग कि आज के जो मेरी कंपनी का वैल्यू है, मैं उसका सेल्स है, उसको मैं 50x कर लूंगा इन अ स्पैन ऑफ लेट्स से 3 years. इफ दैट्स रियली फीजिबल, ठीक है, राइट. टुडे if you're building a deep fundamental model just requires capex, I'm ready to put it on that, not on a multiple of your ARR. It does not make sense to me. I'm okay with you pivoting because the area ही बहुत evolve होने वाला है, AI at large. तो आप pivot करो, but you think about fundamental problems. You think about what you are solving for and will that be solved in the next 3 years? How will that evolve? तो आप longevity से long game में खेल रहे हो. I am not looking for an exit कि यार मेरे को 2 साल के अंदर exit चाहिए. Okay. I have been investing for the last 5 years. There are a lot of companies who are growing very well and I have not taken an exit yet. Unless they push me out because I've been an early stage investor, they'll push me out sometime soon. But when they do, it's up to them. मैं जाके ये नहीं बोलता कि यार मुझे 2 साल के अंदर exit चाहिए.
And I don't believe in those founders who also say कि मुझे 2 साल में कंपनी बेचनी है. That's not me. I mean, you can call me slightly old school, but I think value creation के लिए टाइम लगता है. आप अभी के लिए तो वैल्यू क्रिएट कर दोगे, but is that value big enough to be created? अगर आपने 6 महीने में एक वैल्यू क्रिएट कर दी, are you solving for the big things or you're solving for the small things? अगर आप कैंसर का क्योर कर रहे हो, तो आपने एक मॉलिक्यूल चेंज कर दिया और आप बोल रहे हो कि ठीक है यार मैं इस मॉलिक्यूल को पेटेंट करा के इसको बेच रहा हूँ, लाइसेंस कर रहा हूँ. Has it really cured cancer? कैंसर क्योरिंग के लिए आपको क्लिनिकल ट्रायल्स ही 5 साल के करने पड़ेंगे, 10 साल के करने पड़ेंगे. ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए R&D बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. इवन इफ यू यूज क्वांटम, यू माइट लैंड इनटू मीनिंगफुल ड्रग्स क्वांटम प्लस AI में, बट उसके क्लिनिकल ट्रायल्स जब तक प्रूव नहीं हो रहे, आपने अपना लाइसेंस करके बेच दिया, तो यू आर लुकिंग एट द शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन. करेक्ट. You will not make the 100x or 10,000x exit at that point of time when you think about actually creating the cancer curing drug molecule. That's an analogy, but you get the point. तो ऐसे कुछ रियल सक्सेस स्टोरीज हैं AI स्टार्टअप्स की जो मल्टीफोल्ड सक्सेस पा गए हैं और सस्टेनेबल भी हैं. ऐसे कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं आपके पास? काफी है यार. मतलब ऐसे तो ग्लोबली देखा जाए तो they're full of these kind of stories who have grown, right? Sustainable and profitable, not yet or not fully, but I give you those numbers, right? Sintesh, ये पहले मैंने OpenAI बोल दिया था, फिर Anthropic, DeepL. But even if you look at area which was close to my heart, it is Hyper.Real AI. Okay. मैंने Rephrase के साथ 2020 में काम शुरू किया था. Rephrase then got acquired by Adobe, right? And they were doing a fantastic thing. In fact, मेरा खुद का मॉडल ट्रेन हुआ था. अच्छा. Back in 2020, and there was a publication called restoftheworld.org, which said Ankur Warikoo and Abhay Tandon are the first few corporate Asia leaders to have their own Hyper.Real AI avatars. Wonderful. This was before वो Cadbury का, not just a Cadbury ad with शाहरुख खान के, उससे पहले का ये बात कर रहा हूँ, right? तो इस स्पेस में Rephrase का ग्लोबल कॉम्पिटिटर Synthesia, even if I look at their data points, I think कुछ महीने पहले उनका आया था कि they have crossed 100 million ARR. They've developed a full voice model, full library of various voices, voice models. They have a library of different faces, and it becomes so easy for you to distribute content now using their existing libraries दुनिया भर में. मुझे अगर लैटम में एक मॉडल क्रिएट करना है तो मुझे लैटिन अमेरिका जाके, वहाँ पे कोलंबिया जाके, वहाँ पे एक एजेंसी से मॉडल सोर्स नहीं करना पड़ेगा, उसको शूट नहीं करना पड़ेगा. आई कैन चूज अ हिस्पैनिक लुकिंग मॉडल सिटिंग अपने घर पे बैठे बैठे. वो वॉइस चूज करी, वो फेस चूज किया, टेक्स्ट एंटर किया, आउटपुट रेडी है, एंड नाउ आई कैन मार्केट इन दैट उस ज्योग्राफी के अंदर फटाफट आई कैन डू दैट मार्केटिंग, राइट? तो ये सब चीजें जो है आर एग्जांपल्स वेयर पीपल हैव सस्टेन्ड. Synthesia, Rephrase, इनको इनिशियली मेहनत बहुत लगी है बनाने में, कुछ साल लगे हैं, बट अगर आपने वो मोड क्रिएट कर दिया, वो वेज को सॉल्व करिए, वर्कफ्लो पूरा क्रिएट कर दिया, वहाँ पे आपके KPIs हिट कर दिए, वो मोड डिस्ट्रीब्यूशन मोड क्रिएट कर दिया, तो यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल, राइट? एट द एंड ऑफ द डे, AI और नॉट AI, फंडामेंटल प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम कि आर यू लुकिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेकंड ऑर्डर थिंकिंग. अगर आप वो कर रहे हो तो बनेगा. इंडिया में स्पॉट राउंड देख लो, लीगल टेक, they have grown so damn well. If I'm not wrong, there are over 10 million ARR, legal tech, global clients. Profitable. Wonderful. I think they're profitable, but they're doing extremely well. They must be close to profitability, right? There's so many such, right? Health tech में देख लो, मैंने आपको बताया था Cure and Visa, very good examples, right? Yes. Mental wellness, radiology से लेके mental wellness तक. Yes. They've done brilliant work. They've solved for actual core problems, and they've been at it profitably. Sometimes as a function of time, तो वो आ ही जाएगी. तो थोड़ा पॉलिसी पे आते हैं. तो AI स्टार्टअप्स के लिए और फाउंडर्स के लिए आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट सपोर्ट कैसा है? इज इट गुड? कैन बी बेटर? ऑफ कोर्स इट कैन बी बेटर, बट आप आज की स्थिति में क्या देखते हैं? इज इट अप टू द मार्क? I think कुछ कंट्रीज में support on AI has already happened. India में भी I think it was in 2024 that we had the startup AI initiative, right? जिसमें I think if I'm not wrong 10,000 crores plus was allocated, correct, by the government of India to support AI development. And I think we've been lucky that some of our leaders are fairly progressive, be it our Prime Minister or be it certain ministers like IT ministers, etc., who have been very clear
that we require fundamental models to be created along with the application layer. तो that 10,000 करोड़ का जो कॉर्पस जो इन्वेस्ट किया है वो अब जीपीयू कॉस्ट में जा रहा है. दे आर सेइंग कि हम लोग जीपीयू सोर्स करके देंगे ताकि आप प्रोसेसिंग अच्छे से कर पाओ. देन दे आर यूजिंग दैट मनी फॉर अपस्किलिंग पीपल, जो लोग वर्कफोर्स को एआई में और अपस्किल कैसे कर सके, राइट. तो काफी फंडामेंटल कॉस्ट वहां पे देख रहे हैं. प्लस देयर आर अदर पॉलिसीज दैट हैव कम इन. आई थिंक इट्स कॉल्ड द डीपीडीपी पॉलिसी, Yes. right, which is now giving you permissions to access certain kind of data sets, right, which will train your algos better. तो I think effort जा रहा है. मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है इसमें कि हमेशा गवर्नमेंट प्राइवेट सिनर्जीज बेटर होनी चाहिए. अगर वो सिनर्जीज बेटर हो जाती है तो गवर्नमेंट का जो इंटेंट है ना और जो प्राइवेट का इंटेंट है वो मैच हो जाता है, सिंकअप हो जाता है, तो आउटकम्स आर ऑलवेज फास्टर. अगर वो नहीं होता ना तो अपनी तरफ से गवर्नमेंट बोल रही कि मैं 10,000 देने को तैयार हूँ, 10,000 करोड़. प्राइवेट लोग जो है उनको पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं है, वो उसके टैप ही नहीं कर पा रहे हैं. तो फायदा क्या होगा? एज अ कंट्री वी विल नॉट बी एबल टू गो अहेड. तो ऑफ लेट व्हाट आई हैव सीन इज कि वो उस टाइप की जो लेवल ऑफ पब्लिक प्राइवेट एंटिटीज जो है, चाहे नैसकॉम देख लो, वो अब इसको मार्केट बेटर कर रही है. नहीं तो पहले तो कुछ साल पहले तक तो ये प्रोग्राम्स के बारे में पता भी नहीं होता था. एक नॉर्मल स्टार्टअप जो बैंगलोर में एक कोवर्किंग स्पेस में बैठी है उसको इसके बारे में पता ही नहीं था. मैं रिसेंटली सीसीआई जाके आया, वहाँ पे डीजी सर से मिल के आया, वहाँ के जो डिप्टी जनरल है उनसे मिल के आया. ही वाज टेलिंग मी कि यार इतने पॉलिसीज है हमारे पास. मैंने कहा मेरे को बैंगलोर बैठे हुए हैं, मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में 12-15 साल से, मुझे भी नहीं पता ये पॉलिसी एग्जिस्ट करती है. हाउ डू यू मार्केट दिस बेटर? स्टेप वन इज कि यू डू इट इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट प्लेयर्स. तो आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज विद द गवर्नमेंट सपोर्ट एक एक्चुअल मीनिंगफुल पॉलिसी बना लोगे. सेकंड इज इस पॉलिसी को मार्केट कैसे करोगे, राइट, ताकि हर एक इंसान को पता हो कि मैं इसमें जा सकता हूँ. नॉट एवरीवन डज अ लॉट ऑफ मार्केट रिसर्च. कई बार तो इंसान अपने भागदौड़ में बिजी रहता है ना, अपने बीएयू में बिजी रहता है कि मैं सस्टेन कैसे करूँ, अपना धंधा कैसे चलाऊं. वो यही बैठ के रिसर्च नहीं करता कि एआई स्टार्टअप प्रोग्राम है इंडिया में जो गवर्नमेंट में ये सब्सिडीज दे सकती है, ये इंसेंटिव दे सकती है, ये ग्रांट्स दे सकती है. तो पता नहीं होता है इस इंसान को. हाउ डू यू गिव दिस एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हाउ डू डेमोक्रेटाइज दैट एक्सेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हाँ, तो पॉलिसीज हैं लेकिन मार्केट करना बहुत जरूरी है. एंड वहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का एक सिनर्जी होना चाहिए, बहुत जरूरी. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. ठीक है, तो मेरा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई कि अगले 3 से 5 साल में आप क्या देखते हैं? एआई विल बी restricted to some top players like Google and the known names like OpenAI, Facebook, Meta, right? या फिर आपको लगता है कि AI की वजह से ये बहुत डाइवर्सिफाई हो गया है, डेमोक्रेटाइज हो गया है एंड द ग्राउंड इज ओपन फॉर एनीबॉडी? इंटरेस्टिंग. देखो मेरे को लगता है कि कोई भी 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कैसे इवॉल्व होगा. बिकॉज अगर मुझे 10 साल पहले पूछे ना 2015 में कि 10 साल के बाद आपको क्या लगता है, तो मैंने कुछ एक्सपेक्टेशंस और कुछ चीजें रखी थी, हाइपोथेसिस करे थे, जिसमें से काफी क्लोज आ गया है, राइट. उस टाइम में साइंस फिक्शन क्या आप सोचते हो, जो उस टाइम की साइंस फिक्शन है वो आज काफी रियलिटी से क्लोज आ चुकी है. सही बात है. बट अभी के टाइम में ना, जैसे मेरा आई हैव अ सन, 4.5 साल का मेरा बेटा, मैं और मेरी वाइफ कई बार बात करते हैं इसके बारे में. वी आर नॉट एबल टू से कि 10 साल के बाद उसकी करियर चॉइस क्या होनी चाहिए. दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है, सच अ वॉलेटाइल वर्ल्ड, कि प्रेडिक्टिंग 10 years from now is too difficult. But even if you talk about 3 to 4 years, जो मुझे समझ आता है, I could be wrong, but my 2 cents, right? मेरा सिंपल पर्सपेक्टिव है कि जो लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है ना, which is the base of the pyramid, जिस पे फंडामेंटल फाउंडेशनल मॉडल्स बन रहे हैं, वो कंसोलिडेशन होगी और वो बढ़ेगी. Because there's so much more to be solved from there. I think all these large companies जिसके बारे में आपने नाम लिया, वो सब AGI की तरफ भाग रही है. तो वो काम बिल्कुल नहीं रुकेगा, वो चलते रहेगा. बीच की जो लेयर है, मेरे हिसाब से जो रैपर्स हैं और कुछ चीजें हैं जिसपे इतना मोट नहीं दिख रहा मुझे, वो पतली हो जाएगी. It's not going to be like a perfect pyramid. I think it's going to be dumbbell, right? नीचे का मोटा, बीच का पतला, फिर ऊपर का मोटा, राइट. तो बीच की लेयर जो है वो थोड़ी थिन होगी. एंड जो आपने थर्ड पॉइंट बोला, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एक्सेस टू एआई विल लीड कि हर एक साइड हसल जो है वो मेन स्ट्रीम बननी शुरू हो जाएगी. 2 लोग की 10 लोग की टीम जो है वो इतना पैसा कमाना शुरू कर देंगे क्योंकि दे विल बी एबल टू बिल्ड
एंड लेवल एप्लीकेशंस, एंड लेवल एप्लीकेशन लेवल पे डेमोक्रेटाइजेशन विल बी सॉलिड। वहां पे लोग जो है 10-10 लोग की टीम, 5-5 लोग की टीम काफी साइजेबल पैसा कमाना शुरू कर देंगे, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो हर एक नीश को टारगेट करना शुरू कर देगी और हर एक नीश के लिए 50 प्लेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि यू हैव अ ग्लोबल पॉपुलेस। उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका रीच जो है, इट्स नॉट गोइंग टू टर्न फ्रॉम अ ब्लू ओशन टू रेड ओशन वेरी सून, इट्स गोना टेक अ व्हाइल टू डू दैट। उसके बाद वहां पे भी कंसोलिडेशन आएगी, बट फॉर इट टू रीच दैट व्हाइल, इट विल, मेरे हिसाब से इट विल टेक एटलीस्ट 10 years। उसमें there will be so many players, small players existing who are democratizing access, right? In different kind of TGs, different groupings. तो वहां पे वो सब पैसा बनाएंगे और बहुत एप्लीकेशन आएंगी और अच्छी एप्लीकेशन आएंगी बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एक्सेस टू एआई। ओके, मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, है ना? इंडियन स्टार्टअप्स को के लिए आइडियल कौन हो सकता है? एलोन मस्क, मे बी सुंदर पिचाई, और आपके फेसबुक के नाम मार्क ज़करबर्ग और या कोई और? Well, I would say, why are we not looking at Indian inspirations? Right? I'm not saying that you should look at a Bhavesh Agarwal necessarily because उसको कृत्रिम build कर रहे हैं, but why can't you look at a Jio? And I'm not talking about one singular person in Jio or Reliance. I'm talking about as an organization, they are doing a lot. As an ecosystem. As an ecosystem, they're doing a lot. They're democratizing access. पहले 4G, 5G इतने सस्ते में आना शुरू हुआ, right? जो इंडिया में data cost is at the lowest, right, on the phone data, right? तो काफी चीजें वो कर रहे हैं। हर हफ्ते मुझे उनकी एक नई अनाउंसमेंट होती है। Today you can convert any monitor into a AI TV, right? Correct. कुछ ना कुछ आते रहता है। So बहुत चीजें इंडिया में डेवलप हो रही है। There's this guy called Sam Sabharwal, Ashish Sabharwal, if I'm not wrong. Okay. He is building CoreOver. Okay. Right? So we don't have to be always inspired by Elon Musk or a Mark Zuckerberg or Sundar Pichai sitting out of there. I think there are too many. The problem is that you know, either we in India make everything too glamorous, तो हर एक को भगवान समझते हो, या फिर इंसान को इंसान नहीं समझते हो। बट इंडिया में भी बहुत ऐसे रोल मॉडल्स होने चाहिए जो काफी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं एआई में। And I think we should not have the dependency on, given the current climate. I have stopped looking up to US for a lot of things. Of course. They don't understand our markets well enough, right? They don't understand the complexity and the power of our markets. So I've always been nationalistic, I've always been patriotic, and I will always maintain this कि इंडिया में भी बहुत लोग हैं जो बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं और I rather look up to them. Unfortunately, रतन टाटा जी अब रहे नहीं हमारे साथ, नहीं तो he would have been my ideal person to look up to. Of course. सबके ideal. You have Anand Mahindra as well. Yes. Right? You have so many other people in India. I think as a collective, there's a lot of work being going on. I think we should rather look at our national heroes who are trying to develop that change. Yes. Thank you, Abhay. It was lovely speaking with you. आपने हमें एक बहुत अच्छा प्रेडिक्शन दिया जो आई थिंक मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, साइड हसल करना चाहते हैं और वो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। तो आपने बोला कि 3-5 साल में प्रेडिक्शन ये है कि साइड हसलर्स के लिए काम आसान होगा एआई से, एंड छोटी टीम्स बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा काम, राइट? तो आई थिंक दैट इज अ गुड प्रेडिक्शन जो हमारे व्यूअर्स को पसंद आए। थैंक यू भाई। Thank you. Thank you.